एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोग को रोम्बा को दिखाया जाता है जो कि अब कहीं पर जा रहा होता है, पर तभी अब अचानक से उसके सामने अब काफी सारे वुल्फ मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि अब उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन अब रोम्बा भी अपनी पावर को यूज करके उन सभी लोगों को खत्म कर देता है। वो अब जैसे आगे बढ़ता है वो देखता है कि वहाँ पर तो कुछ इंसान होते हैं जो कि मरे हुए हैं और उसमें से एक लेडी ने एक बच्चे को पकड़ा हुआ है और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि ई के ही होता है। और अब अगले सीन में वापस से हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ई के बास्टियो की टीम को पूरी तरीके से हरा देता है, जो देखकर डीमन लॉर्ड वहाँ पर आती है और वो बास्टियो से कहती है कि तुम हार चुके हो, अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस है, या तो तुम खुद मर जाओ या फिर मैं तुम्हें मार दूंगी। पर तभी अब बास्टियो डीमन लॉर्ड के ऊपर पीछे से हमला करवा देता है, लेकिन डीमन लॉर्ड उस तीर को पकड़ लेती है। पर अब उस तीर के अंदर एक धमाका हो जाता है और अब देखते देखते वहाँ पर अब काफी सारे धमाके होने लगते हैं और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ कराने वाला और कोई नहीं बल्कि बास्टियो है। वो अब अपनी पूरी स्केलेटन आर्मी के साथ आ जाता है और अब वो कहता है कि आज से मैं डीमन लॉर्ड हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बास्टियो की स्केलेटन आर्मी जितने वहाँ पर डीमंस होते हैं उन सभी को मार रहे होते हैं। वो देखकर बास्टियो भी अब काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि आज से ये दुनिया मेरी है। ये सुनने के बाद बास्टियो के जितने भी स्केलेटन साथी होते हैं वो और भी काफी सारे डीमंस को एक एक करके मारने लगते हैं। बास्टियो भी अब डीमन लॉर्ड से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम इस सिचुएशन को देखकर समझ ही सकते हो कि डीमन लॉर्ड आर्मी मेरी होने वाली है, वो भी बहुत जल्द। अभी भी देर नहीं हुई है, तुम मुझे ज्वाइन करो और मैं तुम्हें 7th कॉर्प्स का कमांड वैसे ही रहने दूंगा जैसे तुम्हारे पास अभी है। वो सुनकर ही के कहता है कि ये काफी अच्छा ऑफर है, पर ऐसा ऑफर तुम मुझे नहीं दे पाओगे क्योंकि तुम कभी भी डीमन लॉर्ड नहीं बन पाओगे। ऐसा बोलने के बाद ही कि अब उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर बास्टियो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम स्मार्ट हो पर तुम बेवकूफ हो। ऐसा बोलने के बाद बास्टियो अब अपने सभी आर्मी को ईके के पास भेज देता है और अब ईके से कहता है कि आज तुम्हारा खात्मा होगा। ये सुनते ही जितने भी स्केलेटन्स होते हैं वो अब ईके के ऊपर हमला कर देते हैं। पर हम लोग भी देखते हैं कि ईके अब अपने काफी पावरफुल मैजिक्स का यूज करता हुआ उन सभी स्केलेटन्स को काफी आराम से हरा रहा होता है, जिसके बाद वो दुश्मनों के सभी अटैक्स को डॉज करके हवा में आ जाता है और अब वहीं से सभी लोग के ऊपर अब एक काफी ज्यादा पावरफुल स्पेल से हमला करता है और सभी लोग को खत्म करता है, जो देखकर बास्टियो भी काफी हैरान हो जाता है। तभी ईके अब काफी तेज से जाकर बास्टियो के पास पहुंच जाता है और अब ईके बास्टियो के मुंह के ऊपर एक काफी बड़ा धमाका कर देता है और अब जैसे धुआं हटता है ईके अब देखता है कि वहाँ पर तब काफी सारे लोग घिरे हुए हैं। पर तभी वहाँ पर बास्टियो का सर आ जाता है, जो कि अब ईके से कहने लगता है कि ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, जिसके बाद हम लोग को पता चलता है कि बास्टियो के जो पीछे की बॉडी होती है वो अब अचानक से ईके के पीछे आ चुकी है और अब वो ईके के ऊपर हमला करने वाली है। तभी ईके भी जल्दी से सतर्क हो जाता है और अब वो उसके अटैक को डॉज करके थोड़ा सा पीछे आ जाता है। इसके बाद ईके से कहने लगता है कि तुम ऐसे हमले करके हमें नहीं रोक सकते हो क्योंकि लगता है तुम भूल चुके हो मैं एक दुल्हन हूँ, मैं और मेरे सभी सोल्जर्स अनडेड है, यानी कि वो मर नहीं सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी मरे हुए हैं। हम लोग अब देखते हैं कि बास्टियो के अब जितने भी साथी होते हैं वो लोग अब वापिस से खड़े हो जाते हैं और अब वो ईके के ऊपर फिर से हमला करने लगते हैं। तो ईके भी अब अपने मैजिक का यूज करके उन सभी लोगों को रोक रहा होता है। वो अब एक तरीके से टाइम को रोक देता है और अब वो काफी तेज से जाकर सभी डीमंस को काफी आराम से हरा रहा होता है। पर फिर भी अभी भी काफी सारे नाइट्स बचते हैं जो कि अभी के ऊपर फिर से हमला करने आ रहे होते हैं। बास्टियो अभी को बताता है कि मेरी जो आर्मी है वो इनफाइनाइट है, पर तुम्हारी मैजिक पावर इनफाइनाइट नहीं है, वो काफी जल्द खत्म हो जाएगी। काफी दुख की बात है, तुम्हें मेरे लिए काम करना चाहिए था जिससे कि मैं तुम्हारा अच्छे से यूज कर पाता, पर अब तो यही मारे जाओगे। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वही गॉब्लिन खड़ा था एक तीर लेकर और अब वो उस तीर को सीधा ईके के पीछे चला देता है। उस चीज के बारे में ईके को भी जल्दी से पता चल जाता है और अभी के वहाँ पर एक बैरियर लगाकर उस एरो से बच जाता है। वो देखकर बास्टियो ईके से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और कहता है कि अब पता चला कि तुम अनडाइंग ब्रिगेड के लीडर क्यों हो, पर इस तरीके से स्ट्रगल करने से तुम बच नहीं सकते हो, समय आ गया इन सारी चीजों को खत्म करने का। वहीं पर अभी के भी सोचने लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी मैजिक पावर खत्म हो जाएगी, मुझे जल्दी से जल्दी कोई और तरीका ढूंढना होगा क्योंकि ये सभी लोग अनडेड है, इसका मतलब इन सभी लोग के ऊपर डार्कनेस मैजिक काम नहीं करेगा। तभी अब अचानक से ईके के दिमाग में एक आइडिया आता है कि आखिर वो इन लोगों के ऊपर कौन से मैजिक का यूज कर सकता है। वो अभी की जगह पर रुक जाता है और अभी इसी मौके का फायदा उठाकर काफी सारे स्केलेटन सब उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो लोग अभी ईके को खत्म करने वाले होते हैं, पर तभी अब अचानक से ईके एक ऐसे मैजिक का यूज करता है जिसकी वजह से वो जितने भी अनडेड होते हैं वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, जो देखकर बास्टियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब वो सोचने लगता है कि आखिर ये क्या हुआ, आखिर ये कौन सी पावर है। दूसरी तरफ अब वापिस से उसी गॉब्लिन को दिखाया जाता है और अब अचानक से उसके ऊपर हमला होता है जिसकी वजह से उसका हाथ कट जाता है और हमें पता चलता है कि उसके ऊपर हमला करने वाली और कोई नहीं बल्कि सैफिरो है, जो कि अब वहाँ पर आ चुकी है। साथ में अब हम लोग को पता चलता है कि वहाँ पर लिलिथ भी आ चुकी है अपने बाकी साथियों के साथ और वो सभी लोग मिलके बाहर जितने भी डीमंस होते हैं उन्हें मारकर रास्ता क्लियर कर रहे होते हैं। वो लोग भी बास्टियो की आर्मी को हराने में मदद कर रहे हैं। तभी सैफिरो अब ईके के पास आ जाती है और वो कहती है कि हमने बाहर के डीमंस को खत्म कर दिया है, जो सुनकर बास्टियो गुस्सा हो जाता है। वो देखकर डीमन लॉर्ड वहाँ पर आ जाती है और अब वो उसे कहती है कि गुस्सा मत करो, सैफिरो की चिंता मत करो, ईके तुम्हारा अपोनेंट है। वहीं पर बास्टियो डीमन लॉर्ड को अभी भी जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद अब डीमन लॉर्ड उसके सामने आती है और कहती है कि
मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ, ईके के साथ फाइट करो। अगर तुम जीते तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। ये सुनने के बाद जो ईके होता है वो तो सीधा आगे आ जाता है बास्टियो से लड़ने के लिए। तब बास्टियो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि ईके काफी कमजोर है, मैं उसे यही के यही खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब उन दोनों का आपस में आमना सामना हो जाता है और अब दोनों ही काफी पावरफुल हैं। ईके उसके हमले से बचने के लिए एक बैरियर लगाता है, लेकिन बास्टियो का हमला इतना पावरफुल होता है ईके का बैरियर तक टूट जाता है। बास्टियो वापस से हमले करने लगता है और वो कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तुम इसी समय मारे जाओगे। अगर तुम किसी को हेट करना चाहते हो तो डीमन लॉर्ड को हेट करो। ऐसा बोलने के बाद वो वापिस से ईके के ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी ईके भी अपने वही हमले का यूज करता है जिसमें से येलो लाइट निकल रही होती है। ईके का वो जो हमला होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो हमला जाकर बास्टियो के हाथ पर भी लग जाता है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। वहीं पर सैफिरो अब ईके के इस मैजिक को देखकर कहती है, मुझे पता था ये व्हाइट मैजिक है, आखिर इसे ईके कब से यूज कर पा रहा है। वो अब देखती है कि इन सारी चीजों को डीमन लॉर्ड भी देख रही होती है। सैफिरो अब सोचने लगती है कि आखिर डीमन लॉर्ड इतने ज्यादा सरप्राइज क्यों नहीं हुई। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि बास्टियो अब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ईके के ऊपर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और अब अगले सीन में हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ईके जब बैठ रहा था तभी उसके दादाजी रोमबग वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या कर रहे हो। जिस पर ईके कहते हैं कुछ भी नहीं। वो सुनकर उसके दादाजी कहते हैं कि चलो अगर ऐसी बात है तो चलो तुम्हारी मैजिकल स्टडीज को शुरू करते हैं। इसके बाद अभी के भी लग जाता है अपनी मैजिकल प्रैक्टिस करने के लिए और अब वो काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा होता है। और अब अगले सीन में वो लोग बाहर आते हैं, जहाँ पर ईके अपने दादाजी से कहता है कि क्या ऐसा कोई मैजिक है जिसको यूज करके इस मुरझाए हुए फूल को वापस से जिंदा किया जा सके। तो रोमबग कहते हैं हाँ, वो चीज व्हाइट मैजिक का यूज करके की जा सकती है। जो सुनकर ईके कहते हैं कि मुझे व्हाइट मैजिक सिखाओ फिर। तो रोमबग कहते हैं नहीं, तुम एक डीमन होने चाहिए हो, इसलिए कर्सेस को स्टडी करो, व्हाइट मैजिक को नहीं, क्योंकि डीमंस के लिए व्हाइट मैजिक सीखना काफी इम्पॉसिबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्हाइट मैजिक तुम्हारी पावर तुम्हारे दिल में से निकालता है, एक ऐसे प्योर दिल में से जो कि दूसरों की चिंता करता है। पर डीमंस के अंदर इन सभी चीजों की कमी होती है, पर तुम्हारे पास एक ह्यूमन हर्ट है। और याद रखना, जिन लोगों के पास डिमोनिक पावर है उन लोगों के सामने व्हाइट मैजिक काफी खतरनाक है। तो अगर तुम व्हाइट मैजिक सीखते भी हो तो किसी को भी मत पता चलने देना है उसके बारे में। सीना वापस से प्रेजेंट आता है, जहाँ पर ईके बास्टियो से कहता है कि तुम्हारा जो एम्बिशन है डीमन लॉर्ड का बनना, वो काफी ज्यादा बेकार है। भले तुम एक अनडेड हो, फिर भी तुमने अपने सारे साथियों को सेक्रीफाइस कर दिया। तुम्हें सब चीजों की बिल्कुल ही परवाह नहीं है ना? तुम अपने ही साथियों को और अपने मास्टर को अपने खुद के एम्बिशंस के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो। डीमंस ऐसे करते हैं, पर इसलिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। ये बिल्कुल गलत होता है जिस दुनिया का रूलर अपने ही साथियों के ऊपर अगर प्रेशर डाले या फिर उन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहे तो वो बिल्कुल गलत होता है। इस बात को तो डीमन लॉर्ड भी सुन रही होती है। वहीं पर बास्टियो अब ईके से कहने लगता है कि आखिर तुम मेरे साथ क्या ही कर लोगे, तुम काफी बक बक कर रहे हो। वो सुनकर ईके अब उसे कहते हैं कि अपना मुंह बंद करो, तुम्हारा आज खात्मा होने वाला है। जो सुनकर बास्टियो भी अब काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ईके के ऊपर हमला करता है। तब ईके भी अपने मन में कहता है, ग्रैंडफादर मुझे माफ कर देना, पर अभी मैं व्हाइट मैजिक का यूज करने वाला हूँ। ऐसा बोलने के बाद ईके व्हाइट मैजिक का यूज करते हुए बास्टियो के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग अब देखते हैं कि बास्टियो को अब काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और अब वो वहाँ से खत्म हो जाता है। उसके सिर्फ आर्मर ही वहाँ पर बचते हैं। तभी अब वहाँ पर सैफिरो आ जाती है, जो कि ईके से कहती है कि क्या ये स्पेल तुमने अपने ग्रैंडफादर से सीखी है। जिस पर ईके कहता है हाँ, तुमने ये सब ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही देख लिया था ना कि ये होने वाला है, इसलिए तुम डोल को एक्सेप्ट करने की जगह मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार थी। तो सैफिरो कहती है हाँ, अब तुम जीत गए हो तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तभी हाँ डीमन लॉर्ड आ जाती है और वो कहती है कि हाँ एक दिक्कत तो है, और ये है कि क्योंकि अब बास्टियो चला गया है तो थर्ड कॉर्प्स को लीड करने वाला कोई भी नहीं बचा है। इसलिए ईके मैं चाहती हूँ कि थर्ड कॉर्प्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम संभालो, मैं तुम्हें थर्ड कॉर्प्स का कमांडर बना रही हूँ। जो सुनकर ईके भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद अब डीमन लॉर्ड वहाँ से चली जाती है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लिलिथ और ईके के साथ ही बाकी सभी लोग भी अब वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग ईके की जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग सैफिरो को देखते हैं, जो कि डीमन लॉर्ड से कह रही होती है कि ईके मुझे सर्व करता है और उसके कमांडर होने के तौर पर मेरे पास शक है ये डिसाइड करने के लिए कि ईके कहाँ जाएगा। जो सुनकर डीमन लॉर्ड कहती है कि मुझे लगा था कि तुम खुश होगी, पर तुम तो गुस्से में हो, पर अगर ऐसा ही लॉजिक देखा जाए तो तुम मुझे सर्व करती हो, इसका मतलब ईके मुझे भी सर्व करता है। जिस पर सैफिरो कहती है लेकिन फिर भी ईके मुझे बिलोंग करता है। जिस पर डीमन लॉर्ड कहती है कि ये जवाब तो हम लोग ईके से ही सुनेंगे। तभी अब ईके भी वहाँ पर आ जाता है और अब डीमन लॉर्ड से कहती है तुम्हारा आंसर क्या है, क्या तुम थर्ड कॉर्प्स को संभालोगे या फिर नहीं? जिस पर ईके कहते हैं हाँ मैं संभालूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ईके और सैफिरो अब कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी सैफिरो अब ईके से कहती है कि आखिर ये क्या चल रहा है, तुमने डीमन लॉर्ड को बता दिया कि तुम एक इंसान हो, वो हैरान क्यों नहीं हो और आखिर वो इतनी ज्यादा शांत कैसी थी? इसके बाद वापस से थोड़ा सा पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ईके डीमन लॉर्ड को अपना जवाब दे रहा होता है। ईके अब उसे बताता है कि जो लोग हैं उन्हें अपने नए टाउन की आदत होने लग गई है। पहले पहले तो मेरे साथ ही यानी कि जो डीमंस है वो भी श्योर नहीं थे इंसानों के साथ रहने के लिए, पर अब वो लोग भी इंसानों के साथ एडॉप्ट कर रहे हैं। हम लोग अब शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इंसान और डीमंस एक दूसरे की मदद कर जी रहे होते हैं और काफी ज्यादा जो बच्चे हैं वो भी डीमंस को पसंद करने लगे हैं। ईके अब डीमन लॉर्ड से कहते हैं कि मैं
सेफिरो के अंडर सर्व करना चाहता हूँ, पर जो मेरा गोल है वो ये है कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पर इंसान और डीमंस एक साथ रह सके। ऐसा बोलने के बाद ही कि अपने मास्क को उतार लेता है और वो कहता है मुझे माफ करना डीमन लॉर्ड, पर अभी भी मुझे सेफिरो से काफी कुछ सीखना है, तो मैं थर्ड कॉर्प्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूँ। पर बदले में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इवेलियस को एक पहला ऐसा टाउन बनाऊंगा जहाँ पर इंसान और डीमंस एक साथ रह सके। जो सुनकर डीमन लॉर्ड भी अब काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है चलो देखते हैं। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।